Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is organic synthesis via enolates. Organic synthesis via enolates. अब देखिए टॉपिक का नाम क्या है, किस टाइप से हमने इस टॉपिक का नाम दिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक का ये नाम क्यों है, क्यों हम इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स बोलते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के, इसके आंसर्स हमें इस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये हमारे बीएससी थर्ड नॉन मेडिकल और मेडिकल की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, इसका ये थर्ड चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स का मतलब ये है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करना है। यू हैव टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट विद द हेल्प ऑफ इनोलेट्स। इनोलेट की हेल्प से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं तो वो आपका मेथड क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। अब देखिए टॉपिक का नाम तो हमें पता चल गया है कि टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, बट ये इनोलेट क्या होते हैं, व्हाट इज दिस इनोलेट। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि इनोलेट क्या होते हैं, इनोलेट कैसे बनते हैं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक आपको बताना चाहूंगी कि हमने जैसे जो आपके पास एल्डिहाइड या फिर जो कीटोन होते हैं, इन सब के अंदर हमने एक बार डिस्कस की थी कि जो कार्बोनिल कार्बन होती है, इसके साथ जो कार्बन अटैच होती है, इस कार्बन को हम बोलते थे अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको हम बोलते थे अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्टली क्या आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं या फिर अल्फा कार्बन क्या होते हैं। अब देखिए बेसिकली बात क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है। क्यों स्मॉल होता है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि कार्बोनिल से आपने अटैच कर दिया है, तो यहाँ पर आपने एक ऑक्सीजन एटम लगाया है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने टुवर्ड्स विड्रॉ करेगा, जिससे कार्बन पे आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे अगर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा? ये एडजेसेंट कार्बन से लेगा। अब कार्बन कहाँ से लेगा? हाइड्रोजन से ही तो लेगा। इसकी वजह से हाइड्रोजन क्या हो जाती है? पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच होते हैं जैसे कि कार्बोनिल के साथ, ये अल्फा हाइड्रोजन्स को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये इजिली यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में लॉस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिला होगा कि अल्फा हाइड्रोजन्स जो आपके ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक नेचर में क्यों होते हैं, इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अब हम बात करते हैं इनोलेट्स की फॉर्मेशन की। हाउ इनोलेट्स आर फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। अब देखिए इनोलेट्स कैसे बनते हैं। इनोलेट्स बनाने के लिए अगेन आपको एक ऐसा सिस्टम लेना होगा जिसमें आपका कार्बोनिल कंपाउंड है और इसके ऊपर एक कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी वैलेंसी बिल्कुल आप अच्छे तरीके से करेक्ट कर लेना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 यहाँ पर होनी चाहिए। ओके। अब देखिए अगर बाई चांस आपने इस सिस्टम के इस ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन करा दी है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराई है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मैं यहाँ पर बेस को मेंशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जस्ट मैंने लिखा कि कोई बेस आपके पास है। वो बेस क्या करेगा भाई? वो बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव कर लेता है, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेता है और जो ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर ट्रांसफर हो जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपको एक नई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो कि ये इस टाइप की है। ठीक है, अब जो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा भाई, स्टेबलाइज। तो ये आपको एक नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड कार्बन होगा, कुछ इस टाइप की। ठीक है, अब देखिए ये दोनों की दोनों रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर थी फर्स्ट वाली जिसमें कार्बन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इन सारी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में है तो कीटो था, ये फॉर्म कौन सी थी, कीटो। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो कौन सी फॉर्म है, इनोल। तो जो इनोल फॉर्म से जो एनायन वाला जो पार्ट है, नेगेटिव जो चार्ज है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनोलेट। इनोल के इनोल जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर ये वाली स्ट्रक्चर में मैं H पॉजिटिव दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन हो गई, इनोल की। तो इनोल के ऊपर अगर प्रोटॉन्स को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज है तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इनोलेट। दिस इज कॉल्ड इनोलेट। तो समझ में आया होगा कि इनोलेट क्या होता है, कैसे इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। इनोल, इनोल क्या होती है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कीटो। इनोल टोटोमराइजेशन भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये हमने आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया हुआ है कि कीटो इनोल टोटोमराइजेशन क्या होता है। तो ये हमारा टॉपिक था, इसमें हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स, इनोलेट की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। ये भी मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ पर आप इसको किसी लिविस एसिड से रिएक्शन कराते हुए कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, इनोल में। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जो कि आप जो जो कंपाउंड आपके इनोलेट बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपके पास है एसीटोन। एसीटोन की जब अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर भी किसकी फॉर्मेशन होगी, इनोलेट की। किस टाइप से इनोलेट बनेगा भाई, यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, दोनों जो अल्फा हाइड्रोजन है दोनों कार्बन्स के ऊपर सबके सब सिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोजन है, किसी भी एक को आप रिमूव कराओगे तो यहाँ पर जो इनोलेट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इनोलेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनोलेट की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए वन एंड ओनली वन कंडीशन क्या है कि जो आपका कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनोलेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्काइलेशन ऑफ डाईइथाइल मेलोनेट। मेलोनेट जो आपका मेलोनिक एसिड होता है उसी से बनता है मेलोनेट। मेलोनेट क्या होता है, एस्टर की फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। टॉपिक क्या है, डाईइथाइल मेलोनेट का अल्काइलेशन करना है। इस टॉपिक को हम बोलेंगे क्या, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। अब देखिए भाई ये मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का मतलब क्या है। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का मतलब है कि आप मेलोनिक एस्टर को यूज करके नए न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरेट करोगे, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करोगे। क्या करोगे, मेलोनिक एस्टर को यूज करके न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करोगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी सिंथेसिस को हम बोलते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। दिस इज योर अल्काइलेशन ऑफ डाईइथाइल मेलोनेट, दैट इज मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं भाई, हमने देखा कि मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, तो मेन जो हमारा यहाँ पर फोकस है वो मेलोनिक एस्टर पर होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मेलोनिक एस्टर की स्ट्रक्चर क्या होती है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनिक एस्टर।
और हमने बात किसकी की थी, डाई इथाइल एस्टर भी कौन सा है, डाई इथाइल वाला। तो देखिए यहाँ पर हम जो सब्स्टिट्यूएंट लेकर चलेंगे वो हमारा क्या होगा, इथाइल वाला। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, मेलोनिक एस्टर। दिस इज योर मेलोनिक एस्टर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, ये भी आपके पास दूसरी कार्बोनिल कार्बन, इन कार्बन्स के साथ जो अटैच कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब ये देखिए ये जो आपका CH2 ग्रुप होता है इसको आपको पता है कि नाम हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। जैसे कि CH3 ग्रुप को हम मिथाइल बोलते हैं, वैसे CH2 ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथाइलिन ग्रुप। अब जो ये मिथाइलिन वाली जो कार्बन है ये दो कार्बोनिल से अटैच है, मीन्स ये जो हाइड्रोजन है तो हाईली एसिडिक हो गए, ये हाइड्रोजन क्या हो गए, हाईली एसिडिक। क्यों हो गए भाई, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। दिस इज योर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अगर मैं किसी भी कंपाउंड में रिएक्शन में बीच में यूज करती हूँ कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स को हम यूज कर लेंगे, इसका मतलब है कि वो मेलोनिक एस्टर टाइप का कोई कंपाउंड होगा जिसका जो मिथाइलिन ग्रुप है वो किसी दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि जो ये हाइड्रोजन्स हैं ये हाइड्रोजन क्या है, हाईली एसिडिक। क्यों हाईली एसिडिक है, क्योंकि ये दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये यहाँ तक इतना समझ में है आपको कि मेलोनिक एस्टर की स्ट्रक्चर क्या है। मेलोनिक एस्टर को हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया। साथ में इसकी जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाईली एसिडिक नेचर में है। अब देखिए क्या होगा, अब हमने देखा कि जो आपका मेलोनिक एस्टर है, इस मेलोनिक एस्टर की अगर आपने किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दी तो आपको पता है कि अब ये मेलोनिक एस्टर एसिडिक नेचर में है, तो किसी भी बेस से इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस यहाँ से जो आपके हाइड्रोजन से उनको रिमूव कर लेगा। रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया ना, एक हाइड्रोजन को प्रोटॉन को निकाल लिया है, तो ये जो आपका कंपाउंड बना है ये अपने ये जो एनायन यहाँ पर बना है कोरेस्पोंडिंग एनायन, ये अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। किस टाइप से स्टेबलाइज करेगा भाई, कि जो आपका ये नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना ले और डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर आपको नई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज होगा, साथ में क्या होगा OC2 OC2H5। ठीक है, साथ में जो ये आपका कार्बन था इसका एक बॉन्ड बना हुआ है दूसरे वाले कार्बोनिल के साथ, बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे। या फिर इसकी ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है कि जो आपका CH था इसने जो नीचे वाला कार्बोनिल था उसके साथ रेजोनेंस दिखाया हो, ऊपर वाला बिल्कुल एज इट इज आ गया हो। ठीक है, ये पॉसिबल भी हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है। तो अब जो ये स्ट्रक्चर्स बनी हैं यहाँ पर, इन वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, इनोलेट्स। बताया था ना कि इनोल टाइप की स्ट्रक्चर है इसे, और एनाइन है नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसको बोलते हैं इनोलेट्स। दिस इज योर इनोलेट्स। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इनोलेट यहाँ पर बना है वो एक रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है और कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर लिख रही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक बार आपको समझाने के लिए है। तो मैं यहाँ पर देखो आपको अगर लास्ट वाली स्ट्रक्चर्स दिखाऊं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये कंपाउंड है इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है।
क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहता है, सर्कुलेशन। इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहता है, सर्कुलेशन। और साथ में इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलेंगे, इनोलेट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि इनोलेट होता क्या है, कैसे हम इनोलेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसकी, और इस टॉपिक का नाम अगेन वही है, अल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर, इसका हम यहाँ पर क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। अब देखिए, जब भी हम अल्काइलेशन की बात करते हैं मेलोनिक एस्टर की, तो ये हमेशा 2 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट वाले स्टेप में फॉर्मेशन होगी इनोलेट की। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। अगेन इनोलेट की सेम स्ट्रक्चर है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पर। इसको स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप से इनोलेट बनाता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं बार बार वो सारे स्टेप्स नहीं बताऊंगी। जस्ट आपको यहाँ पर एक बार बताती हूँ कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें बेस क्या करेगा, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, जिससे जो आपका इनोलेट, जो मेलोनिक एस्टर था, वो अपना इनोलेट की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या हो गया है, इनोलेट की फॉर्मेशन। दिस इज योर इनोलेट, दिस इज योर इनोलेट। ओके, अब जो ये इनोलेट यहाँ पर बना है, ये सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, ये सेकेंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। अल्काइलेशन करना है मीन्स अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करानी है हमें इसकी। तो जैसे ही अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा आर पर, जो कि आपका ऑर्गेनिक पार्ट होगा, हैलाइड से यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पर जो आपकी कार्बन थी, इसके साथ एक नया बॉन्ड बन जाएगा अल्काइल पार्ट का, और इसका जो हैलाइड वाला पार्ट था, ये इस कंपाउंड से रिमूव हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, जिससे आप मेलोनिक एस्टर का अल्काइलेशन कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम इसे कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं कि जो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस है, हमने बात की थी कि मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में हम न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। अब हम देखते ये हैं कि न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किस टाइप से करेंगे। जैसे कि देखिए, आपके पास मेलोनिक एस्टर है, वो भी अल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर है। अभी ये मत कहना कि स्ट्रक्चर कहाँ से आई है, जो प्रीवियस ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको मैंने यूज किया है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, इस टाइप से ये लिख दूंगी मैं इसको। ठीक है, अब आपने इसका कर दिया है बेस के साथ रिएक्शन। बेस के साथ रिएक्शन करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने इसका कर दिया है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से आपको पता है कि एस्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आप इसके अगर H पॉजिटिव से रिएक्शन कराओगे, तो सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। तो ये अब आ गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब आपको ये पता है कि ये वाली स्ट्रक्चर किस टाइप से है। इस वाली स्ट्रक्चर में जो आपकी ये कार्बन है, इसके एक ही कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, इसको हम बोलते हैं जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब एक ही कार्बन के ऊपर 2 बल्कि ग्रुप अटैच हैं, तो ये स्टेबल तो होगा नहीं। जैसे आप इसको हल्का सा हीट कर दोगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर लेगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, तो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में। इट विल कन्वर्ट इनटू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन हीटिंग। क्यों होगा कन्वर्ट, क्योंकि आपको पता है कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही कार्बन पे अटैच है, और एक ही कार्बन पर अटैच होने की वजह से क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ से रिलीज कराएगा। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि जो आपका मेलोनिक एस्टर है,
इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हम इसको सिंथेटिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें यूज करते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करने का मतलब है, मैंने ये कहा कि आप इन जो मेलोनिक एस्टर है उसको यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करोगे, सिंथेसाइज करोगे। अब भाई क्वेश्चन ये भी तो राइज होता है हमारे माइंड में कि हम मेलोनिक एस्टर को ही यूज क्यों करेंगे। तो देखिए मेलोनिक एस्टर को यूज करने के हमारे पास रीजन जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट रीजन ये है कि मेलोनिक एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो कि क्या है, हाईली एसिडिक, इस वजह से हम यूज करेंगे। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन्स को लॉस करने के बाद जो एनायन बनता है ये एनायन नेचर में हाईली न्यूक्लियोफिलिक है। किस नेचर का है, हाईली न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है तभी तो हम इसका अल्काइलेशन कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एस्टर है, तो एस्टर को हम इजिली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और हाइड्रोलाइज करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और एसिड से हम उसको उसके जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसको उसके डेरिवेटिव्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मेलोनिक एस्टर एज एन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। समझ में आया कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम मेलोनिक एस्टर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स जो है वो हाईली एसिडिक नेचर की हैं। जो इसका एनोलेट बनता है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक नेचर में होता है। और हम बात करें एस्टर की तो उसको इजिली हाइड्रोलाइज करके हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम जो भी अपना जो भी रिक्वायर्ड कंपाउंड होता है उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इजी है। जो रिएक्शन है उसमें हम बनाएंगे सिंथेसिस ऑफ मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड और इसको हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए 3-4 रिएक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी, जिसमें हम मेलोनिक मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं इनोलेट से, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।